हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं चैप्टर 8 का पार्ट सेकंड कवर करूंगी, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स बताने वाली हूं। जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था वेरियस कैटेगरीज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स लाइक रिटेन अर्निंग्स, लीज फिनेंसिंग, फैक्टरिंग, कमर्शियल पेपर्स एंड सो ऑन। तो उसी के बारे में आज मैं आपको इस पार्ट में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो मैंने अपने नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें मेंशन कर दिया है। अब बहुत टाइप के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, जैसे कि मैंने बात करी थी अपने फर्स्ट पार्ट में, जो डिपेंड करते हैं कि आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो उसी हिसाब से हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमको कौन सा जो सोर्स ऑफ फंड है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि किस पर डिपेंड करता है जो आप ये सोर्स ऑफ फंड को सिलेक्ट करोगे वो किस पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके एसोसिएटेड रिस्क उस फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है, आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड, आपका बजट हो गया, ठीक है, आपको किस टाइप की कैपिटल रिक्वायरमेंट को अपने फुलफिल करना है एंड सो ऑन। वो बहुत सारे होते हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, रिटेन मतलब होता है रिटेन करके चलना। आप जैसे अगर मैं एक हाउस होल्ड का भी एग्जांपल लूँ, अगर आपके पास कुछ अमाउंट आता है 10,000, ठीक है, तो आप उसमें से फॉर एग्जांपल 2,000 या 5,000 अपने पास रिटेन करके रख लेते हैं ताकि इमरजेंसी के केस में आप उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग सिमिलरली वैसा ही होता है। इसमें क्या होता है, जो ओनर होता है, जो प्रॉफिट्स वो अर्न करता है, वो कुछ रिटेन करके रख लेता है अपने पास, ताकि अगर उसको एक्सपेंशन करना है या ग्रोथ करनी है तो वो उस अर्निंग्स को यूज़ कर सके। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग्स से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। रिटेन अर्निंग से ये है कि जो भी आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है या जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इजीली आप फुलफ़िल करते हो। आपको बाहर के सोर्सेज पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, ठीक है, मार्केट पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। अगर इसकी हम लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस इसमें ये हो जाती है कि आप सिंस इसमें पब्लिक से आप पैसा नहीं अर्न करते हो, है ना, उनसे आप पैसा नहीं अवेल करते हो, तो इससे क्या है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोअर डिविडेंड इसमें रिसीव करते हैं, जिससे क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, कभी आपको हुए कभी नहीं हुए, कम हुए कभी ज़्यादा होते, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो उस हिसाब से रिटेन करना अर्निंग आपके लिए एक टिपिकल टास्क बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी लिमिटेशंस आ गई। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रेड क्रेडिट। मतलब ट्रेड के लिए आपको जो क्रेडिट जो सप्लायर से या क्रेडिटर से मिलता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग। उस पर जो आप इमीडिएट कैश ना देके, जब अगर आप उधारी पर या लोन पर या क्रेडिट पर आप माल ले लेते हो और जो पेमेंट है वो आप इंस्टॉलमेंट्स में या फिर धीरे धीरे लमसम करके देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल के नाम से चढ़ता है। ठीक है, बेसिकली ये आपकी शॉर्ट टर्म जो नीड्स होती हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स, उसको फुलफ़िल करने के लिए ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन लेती है। और ये भी लेकिन डिपेंड करता है आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन पर, ठीक है, आपकी रेपुटेशन कैसी है, उसी के बेसिस पर ही जो क्रेडिटर्स होते हैं वो आपको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। और जो क्रेडिट वो प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट आपको कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी उनको देना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके बेसिस पर ये ट्रेड क्रेडिट जो है वो सप्लायर्स या क्रेडिटर्स आपको देते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम मेरिट्स की बात करें तो ये एक कॉन्टीन्यूअस सोर्स है, एक कन्वीनियंट सोर्स है फंड्स एक्वायर करने का। ठीक है, ये रेडीली अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफ़िल करते हैं और ये ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में नहीं लिया जाता है। ये बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को प्रमोट करने के लिए लिया जाता है। अगर आपको अपनी इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज़ करना है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, तो आप ट्रेड क्रेडिट ईजीली ले सकते हैं। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी चार्ज असेट्स पर नहीं लगता है, मतलब आपको असेट्स को मॉर्टगेज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, लिमिटेशंस की बात करें तो सिंस जो ट्रेड क्रेडिट है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए कभी कभी क्या हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग में फॉर्म चली जाती है, जिससे आने वाले टाइम में रिस्क क्रिएट हो जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग मतलब बहुत ज़्यादा जो ट्रेड है अपना क्रेडिट पर ही कर देती है, तो आने वाले टाइम में डेप्थ के रिस्क बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आ जाता है इसमें लिमिटेशन कि सिर्फ आपको ट्रेड
ट्रेड क्रेडिट में लिमिटेड फंड्स ही मिल सकते हैं। और लास्ट ये आ जाता है बाकी अदर सोर्सेज से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कॉस्टली आपको पड़ता है ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करेंगे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। नेक्स्ट आपका आ जाता है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है जहाँ पर एक पार्टी जो होती है यानी कि जो ओनर होता है वो अपने असेट्स यूज़ करने के लिए दूसरी पार्टी को कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर राइट दे देता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी या मेरा असेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको मुझे पीरियोडिक पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा है जैसे कि आप अपने एक पोर्शन को या घर को या एक रूम को रेंटर्स को दे देते हो, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाती है लीज फाइनेंसिंग में भी। इसमें ये बेसिकली टेक्नोलॉजिकल आइटम्स आपके आ जाते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई जो आपने रेंट पर दे दी किसी को कि आप कुछ टाइम के लिए यूज़ कर लीजिए एंड इन रिटर्न आप उससे कुछ पेमेंट ऑन मंथली बेसिस या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बेसिस पर आप उनसे लेते हैं, ठीक है। तो जो इसमें ओनर होता है जो देता है असेट्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेसर, और जो यूज़ करता है असेट उसको हम बोलते हैं लीसी, ठीक है। इसके मेरिट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि आपको अगर आपको एक लैंड एक्सपेंशन करना है तो आपको लैंड जो है वो करोड़ों में ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लीज फाइनेंसिंग करवाते हैं तो आप इजीली लेस अमाउंट पर असेट वो परचेज़ कर सकते हैं विद योर लोअर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये जो रेंट वाली इनकम आपको मिलती है वो आप शो कर सकते हो अपने टैक्स को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है कि आपका जो भी आपका लीज़ एग्रीमेंट है वो आपकी डेप्थ रेजिंग कैपेसिटी को, एंटरप्राइज़ की डेप्थ रेजिंग कैपेसिटी को हिंडर नहीं करता है, ठीक है। लिमिटेशन की बात करें तो ये हो जाती है इसमें डिसएडवांटेज कि जो असेट है वो ओनर का है ना, जो यूज़ कर रहा है उसका, जिसने उसको रेंट पे लिया वो उसका नहीं है। तो कभी कभी ओनर जो होता है उसी के हिसाब से आपको उस असेट का फंक्शनिंग करनी पड़ती है, उस असेट को यूज़ करना पड़ सकता है। और अगर आप वो जो लीज़ एग्रीमेंट है वो आप रिन्यू नहीं करवाते हो तो आपका अगर जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं उस पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स आपके पास पब्लिक से आते हैं, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन रेज करती है डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, और इसमें जो पब्लिक डिपॉजिट्स से जो वो डिपॉजिट्स लेती है उस पर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर होता है बैंक डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में। यानी कि ये कहीं ना कहीं पब्लिक डिपॉजिट जो है ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्टली पड़ता है क्योंकि जो डिपॉजिट्स करते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर बैंक में डिपॉजिट होता है पैसा, ठीक है। तो इसमें अगर जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होता है मनी को डिपॉजिट करने के लिए वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करता है और ऑर्गेनाइजेशन उसको उसके रिटर्न में एक डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करती है। उसके बेसिस पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये बेसिकली मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो होती है बिज़नेस की उसको फुलफ़िल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें जो डिपॉजिटर्स है वो ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अचीव करते हैं एज़ ऑफर्ड बाय द बैंक्स। मतलब ये एक तरीके से इसमें जो है डिपॉजिटर को ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि अगर वो पैसा बैंक में दे रहा है तब उसको फॉर एग्जांपल 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और अगर वो ऐसे पब्लिक डिपॉजिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट कर रहा है तो चांसेस हैं कि उसको 8% इंटरेस्ट रेट मिले फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन। तो डिपॉजिटर को कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। और जो कंपनीज होती है वो इनवाइट करती है पब्लिक डिपॉजिट को फॉर द पीरियड अप टू 3 ईयर्स, सिर्फ 3 साल तक के लिए, ठीक है। और जो पब्लिक डिपॉजिट्स का एक्सेप्टेंस होता है वो कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स क्या होती हैं? ये जो हमारी कैपिटल होती है जब हम उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं शेयर्स। फॉर एग्जांपल हमारी जो
कैपिटल है टोटल वो 10 लाख की है, ठीक है। अब हमारा एक शेयर की वैल्यू हमने कितनी कोट कर रखी है, 10 रुपीज़ कोट कर रखी है। तो हमारे जब हम 10 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने शेयर्स आ जाएंगे, 1 लाख शेयर्स आ जाएंगे जो हम पब्लिक में सर्कुलेट कर सकते हैं। यानी कि एक जो शेयर होल्डर है, ये जो ओनर है, इन्वेस्टर है, वो एक शेयर अगर खरीदेगा तो वो कितने का खरीदेगा, 10 रुपये का खरीदेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 लाख शेयर अपनी जो है पब्लिक में सर्कुलेट करते हैं और हमारे पास कितनी कैपिटल आ जाएगी, 10 लाख के करीब, 10 लाख हमारे पास कैपिटल आ जाएगी उन शेयर होल्डर्स की, और उनको हमको डिविडेंड पे करना पड़ेगा टाइमली, ठीक है। अभी जो शेयर्स हैं ये कंपनी इशू करती है और 2 तरीके के शेयर्स आते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल अगर कंपनी को रेज करना होता है तो वो इक्विटी शेयर्स को सर्कुलेट करती है मार्केट में। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो लोग इक्विटी शेयर्स को परचेज़ करते हैं उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स या ओनरशिप कैपिटल या ओनर्स फंड बोलते हैं। उस कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, लेकिन इनका जो डिविडेंड होता है ये फिक्स्ड डिविडेंड नहीं होता है। जितनी कंपनी की अर्निंग्स होती हैं ये उस पर बेस्ड होता है। और इसके अगेंस्ट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। मतलब चाहे कंपनी को लॉस है चाहे प्रॉफिट है, उनको प्रायोरिटी मिलती है, उनको सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है इन रिसीविंग दी डिविडेंड। और जो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट टू वोट होता है और ये जो है मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके पास पहली प्रेफरेंस होती है, इनको सबसे पहले डिविडेंड मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, और अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले इनका पेमेंट किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट किया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ मेरिट्स की, एडवांटेजेस ऑफ द इक्विटी शेयर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो ये बेसिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं जो हायर रिटर्न्स अचीव करना चाहते हैं और जो हायर रिस्क लेने के लिए रेडी हों। नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है कि जो ये इक्विटी कैपिटल जो कंपनी लेती है उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है कि उसको रीपे ही करना है टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो तब भी जो है लिक्विडेशन के टाइम पर भी कंपनी रीपे कर सकती है सारा अमाउंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इसमें यह आ जाता है जो भी इक्विटी शेयर्स रेज होते हैं उस पर कोई भी असेट का चार्ज नहीं होता है, कंपनी को कोई भी असेट मॉर्टगेज नहीं करनी पड़ती है। फिर जब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं सिंस वो मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं उनके पास, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट मतलब ऑटोक्रेटिक नहीं होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहता है। अगर लिमिटेशंस की इसकी बात करें तो पहले ये चीज़ पहला पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स हैं उनका डिविडेंड फ्लक्चुएट होता रहता है और इसमें उनको स्टडी इनकम नहीं मिलती है, मतलब फास्ट इनकम नहीं मिलती है। और अगर आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू कैपिटल रेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपको कॉस्टली पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज, क्योंकि इसमें आपको प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और इसमें जो प्रोसीजर्स और लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं वाइल रेजिंग फंड्स थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के मेरिट्स की बात करें तो ये जो है इन लोगों को फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, सेफ इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सेफ्टी रहती है, ठीक है। ये बेसिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं एट लो रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है कि जो प्रेफरेंस कैपिटल होती है या जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी आपकी कंपनी के असेट पर उनकी वजह से कोई भी चार्ज नहीं लगता है। लिमिटेशंस की बात करें तो ये उन इन्वेस्टर्स के साथ सूटेबल नहीं हैं जो फास्ट रिटर्न चाहते हैं और जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या हायर रिटर्न लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बने हैं।
नेक्स्ट ये आ जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स का कहीं ना कहीं जो रिटर्न होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है जो रेट ऑफ डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स को जो ऑर्गेनाइजेशन देती है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पेबल ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है एज द डिविडेंड ऑन दी शेयर्स इज टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न प्रॉफिट। तो कोई भी इसमें अश्योर्ड रिटर्न नहीं होता है इन्वेस्टर्स को, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। और लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में क्या होता है, उनको जो है डिविडेंड मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो और लास्ट इसमें लिमिटेशन ये आ जाती है कि ये टैक्स सेविंग में हेल्प नहीं करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये था अबाउट दी प्रेफरेंस शेयर्स और दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेप्थ कैपिटल, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने होते हैं तो वो डिबेंचर्स को इशू कर देती है जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बेयर करते हैं। मतलब आप जो भी डिबेंचर होल्डर होगा उसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसमें क्या डिबेंचर में क्या मेंशन होता है कि कंपनी ने कुछ अमाउंट ऑफ मनी बोरो कर रखा है और वो प्रॉमिस करती है कि वो रीपे कर देगी डिबेंचर होल्डर को एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, तो इसीलिए जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। ठीक है, और ये लोग जो हैं ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स, यानी कि 6 महीने या 1 साल पे ये लोग स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कमर्शियल बैंक्स। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो जैसे कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये लोग एक तरीके से मीडिएटर की तरह रोल प्ले करते हैं बिटवीन द सप्लायर एंड अ कस्टमर। ये क्या करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और उसी डिपॉजिट को वो दूसरे कस्टमर को इन द फॉर्म ऑफ लोन या इन द फॉर्म ऑफ कैश सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये एक वाइटल रोल या वाइटल पोजीशन प्ले करते हैं। जो जितने भी साइज़ की, कोई सी भी साइज़ की फर्म आपकी क्यों ना हो, आपको लोन्स प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स, परचेज या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड द इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये जो बैंक्स होते हैं जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये डिपेंड करता है एक तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्म पे और दूसरा डिपेंड करता है इकोनॉमी पर। ठीक है, और जो लोन कस्टमर लेता है या तो वो लमसम में लोन रीपे करता है या फिर इन इंस्टॉलमेंट वो जो है लोन को रीपे करता है टू दी बैंक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि जो बोरोवर है यानी कि जो कस्टमर है जब वो लोन लेता है बैंक से तो उसके अगेंस्ट उसको कोई भी सिक्योरिटी मॉर्टगेज रखनी पड़ती है या अपना कोई भी एसेट को मॉर्टगेज रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, तभी उसका बैंक जो है वो सैंक्शन होता है बाय द कमर्शियल बैंक। इसके मेरिट्स की बात करें तो ये टाइमली असिस्टेंस या टाइमली हेल्प प्रोवाइड करती हैं टू द बिजनेस फर्म, उनको फंड्स प्रोवाइड करके जब उनको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ जाता है जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करती है बैंक के पास तो वो सीक्रेट रहते हैं, बैंक के पास कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। नेक्स्ट ये आ जाता है कि अगर आप कमर्शियल बैंक से पैसा एक्वायर करते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस या अंडरराइटिंग इन सब में एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लास्ट इसमें मेरिट ये आ जाता है कि जब आपको बैंक से लोन लेना होता है तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से आप ले सकते हो, इजी तरीके से ले सकते हो और जो भी आपका लोन का अमाउंट है वो भी आपका इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, लिमिटेशंस की बात करें तो जनरली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो शॉर्ट पीरियड या मिडिल टाइम पीरियड के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यह आ जाता है कि अगर आपको एक्सटेंशन या रिन्यूअल करना है तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कमर्शियल बैंक से लोन लेना। नेक्स्ट इसमें लिमिटेशन ये आ जाता है कि जब आप लोन लेते हो तो जो बैंक्स हैं वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपकी कंपनी के बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इस प्रोसीजर में आपकी शायद फिनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो निकल कर आती है तो आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है। और नेक्स्ट लिमिटेशन ये आ जाती है कि कभी कभी जो बैंक्स होते हैं वो कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज कर देते हैं जिसकी वजह से लोन मिलने में कंपनी को दिक्कत होती है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आ जाता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। ये जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये गवर्नमेंट सेट करती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है, ठीक है। ये दोनों ओनर कैपिटल और लोन कैपिटल फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह आ जाता है, इसका जो एम है वो है प्रमोट करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी की, इसलिए इनको डेवलपमेंट बैंक्स भी बोला जाता है। ये अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फंड्स ये आपको फिनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ये मार्केट सर्वे भी करते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं और मैनेजरियल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि एंटरप्राइज या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर सकें। ये बेसिकली अगर आपको एक्सपेंशन करना है, रिन्यूअल करना है, तो आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से इजीली लोन ले सकते हो एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं कि कौन कौन से आपके इंस्टीट्यूशनल बैंक्स में कौन कौन से एग्जांपल आ जाते हैं, तो इसमें जैसे आपके आ जाती हैं इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, मॉर्टगेज कंपनीज आ जाती हैं, ब्रोकरेज फर्म्स आ जाते हैं, वेरियस इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड कंपनीज आ जाती हैं, क्रेडिट यूनियंस आ जाती हैं, ठीक है। और आपके इसमें रिटेल और कमर्शियल बैंक्स भी आ जाते हैं, और इसमें आपके सेंट्रल बैंक्स भी आ जाते हैं जैसे फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है। मेरिट्स की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है आपको एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है, ये फंड्स के साथ साथ आपको टेक्निकल एडवाइस और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये आ जाता है, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हो तो आपकी गुडविल इंक्रीज़ हो जाती है इन दी मार्केट। नेक्स्ट ये आ जाता है कि आप इजीली रीपे कर सकते हो इनका अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट मेरिट इसमें ये आ जाता है कि डिप्रेशन के टाइम का अगर पीरियड होता है तब भी ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो कभी कभी ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये रिजिड क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, मतलब सॉरी कभी कभी नहीं, ऑल टाइम ये लोग रिजिड क्राइटेरिया जो ऑलरेडी बनी हुई हैं वही फॉलो करते हैं पहले के टाइम वाली लोन्स ग्रांट करने में। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ इसमें हो जाती हैं, लीगल प्रोसीजर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट ये आ जाता है इसमें कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का नॉमिनी आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो पावर होती है कंपनी की वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ किसके साथ शेयर होती है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के नॉमिनी के साथ शेयर की जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, और बाकी के जो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।